हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में। इन्हें वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। क्या होती हैं अपघटन अभिक्रियाएं? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक किसी भौतिक प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक भागों में यानी यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी उनमें कोई यौगिक होगा, मान लिया सपोज कीजिए यौगिक ए है और कोई भी भौतिक प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर और इस भौतिक प्रभाव के कारण वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम अपघटन अभिक्रियाएं या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं और अच्छी तरह हमारी बात समझ में आएगी। एक हमने यौगिक लिया है जिसे कहते हैं चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक हमने यौगिक लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। सामान्य भाषा में इसे हम कहते हैं चूने का पत्थर और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इस चूने के पत्थर को, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, भौतिक प्रभाव क्या दे रहे हैं हम उसे? हीट। जब इसे गर्म किया जाता है तो ये चूने का पत्थर टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। यह है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड को तो इसे सामान्य भाषा में कहते हैं बिना भुजा चूना, कली, बिना भुजा चूना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहां देख रहे हैं एक यौगिक लिया हमने कैल्शियम कार्बोनेट और जब हमने इसे गर्म किया, गर्म करने पर यह दो यौगिकों में टूट गया। तो एक यौगिक इस भौतिक प्रभाव के कारण दो भागों में टूट गया। अब ये टूट गया, इसका अपघटन हो गया, तो यह अभिक्रिया कहलाई अपघटन अभिक्रिया। अगर हम अपघटन अभिक्रिया को देखें और इसकी तुलना योगात्मक अभिक्रिया से करें जो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, योगात्मक अभिक्रिया में क्या जाना आपने कि भाई उसमें दो या दो से अधिक यौगिक या पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक नया यौगिक बनाते हैं। वहां पर दो या दो से अधिक जुड़ते हैं और प्रोडक्ट है केवल एक। यहां पर अभिकारक एक है और प्रोडक्ट क्या है? दो या दो से अधिक है। तो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे पहला प्रोडक्ट, पहला अभिकारक, दूसरा अभिकारक और ये उत्पाद एक है। दो या दो से अधिक जुड़े और एक बना, और यहाँ एक टूट गया दो या दो से अधिक में। तो यानी योगात्मक में जोड़ हो रहा था और अपघटन में टूटन हो रही है, टूट रहा है भौतिक प्रभाव के कारण। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अपघटन अभिक्रियाएं हैं, जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं, जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस हैं, वे योगात्मक अभिक्रियाओं का विपरीत होती है, विलोम होती है। अभी हमने आपको कहा कि भाई जो अपघटन अभिक्रिया है वो जब संपन्न होती हैं तो कोई ना कोई भौतिक प्रभाव के कारण वो संपन्न हो जाती हैं। तो अब ये भौतिक प्रभाव क्या हो सकता है? ये भौतिक प्रभाव ऊष्मा हो सकती है, विद्युत हो सकती है, प्रकाश हो सकता है। तो उस आधार पर अपघटन जो अभिक्रियाएं हैं स्टूडेंट्स, वो भी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जैसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं,
पहली, दूसरी है विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं, और तीसरी है प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं, है ना। तीनों प्रकार की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हैं और उन्हें उसी आधार पर तीनों अपघटन अभिक्रियाओं के नाम दे दिए। एक एक करके इन अभिक्रियाओं को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जब कोई यौगिक गर्म करने पर यानी ऊष्मा के प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, वह ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। एक उदाहरण तो हमने आपको चूने का पत्थर जो देखा था, वो भी एक तरह की अपघटन अभिक्रियाएं थी। अब एक और अपघटन अभिक्रिया हम देखते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट, सामान्य भाषा में इसे हरा कशीस कहते हैं और ये हरे रंग का होता है, हरा रंग, फेरस सल्फेट। और जब हम इस फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह तीन हिस्सों में टूट जाता है, तीन यौगिकों में टूट जाता है और ये हरे से किस में चला जाता है, ब्राउन कलर में चला जाता है। तो कैसे होता है, फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो हीट गर्म करने पर यह बनता है, पहले फेरिक ऑक्साइड देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है, तीन पदार्थ देता है। 2FeSO4 हो जाएगा, ये Fe2 हो गए, S1 और 1 2 हो गए और 4 दूनी 8 हो गए, 3 3 6 2 8 हो गए। इक्वेशन बैलेंस है, संतुलित इक्वेशन है, नाम लिखते हैं। ये तो फेरस सल्फेट मैंने लिख दिया, ये हरे रंग का है। और जब इसे गर्म किया गया तो एक इसमें टूट गया फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड। बच्चों हम कभी इसे फेरस और कभी फेरिक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखिए जो लोहा होता है, Fe होता है, इसकी संयोजकताएं 2 भी होती है और 3 भी होती है। जब ये 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है तो उसके यौगिक के साथ हम फेरस करके लिखते हैं, और जब ये 3 संयोजकताएं प्रदर्शित करता है तब हम फेरिक करके लिखते हैं। तो फेरस और फेरिक का ये डिफरेंस रहता है। तो ये बनता है फेरिक ऑक्साइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये है भूरा रंग, भूरे रंग का है ये, है ना। और ये सल्फर डाइऑक्साइड में से गंधक की स्मेल आती है। तो जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, यह वास्तव में जो हरा कसीस है फेरस सल्फेट है, अगर हम इसका अणुसूत्र देखें तो वास्तव में ये होता है FeSO4 7H2O, यानी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में पानी के 7 अणु क्रिस्टल जल के रूप में रहते हैं, और शुरू में जब इसे गर्म करते हैं तो केवल निर्जल FeSO4 बचता है, ये 7H2O अलग हो जाते हैं, यानी ये हरे रंग का है और ये सफेद रंग का हो जाता है, सफेद रंग। और फिर इसके बाद की रिएक्शन हमने यहां पर दिखाई है, ये फेरस सल्फेट है, ये फर्दर गर्म किया जाता है और अधिक गर्म करते हैं तो टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड में देता है भूरा रंग, और इसमें से गंधक जैसी जो स्मेल आती है वो आती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण। तो आपने देखा कि ऊष्मा के प्रभाव के कारण ये फेरस सल्फेट 3 भागों में टूट गया, है ना। तो इसलिए ये ऊष्मीय अपघटन का एक अच्छा उदाहरण है। इसे हम ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण से पूरा भी पूछ सकते हैं, इस इक्वेशन के बारे में इसे अधूरा देके एग्जामिनर इसे भी पूछ सकता है, इक्वेशन को संतुलित भी करा सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि फेरस सल्फेट जो हरे रंग का होता है गर्म करने पर भूरे रंग के पदार्थ में जो परिवर्तित होता है, ये भूरे रंग का पदार्थ क्या बनता है, एक रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाइए। या ये भी पूछ सकता है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर उसमें से गंधक जैसी स्मेल क्यों आती है,
उपयुक्त समीकरण देते हुए समझाइए। तब भी आपको यही बात बतानी है। इस प्रश्न में से जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी बात का जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं एक दूसरे उदाहरण के साथ। लेड नाइट्रेट का उदाहरण लेते हैं। लेड नाइट्रेट, ये जो जितने भी यौगिक मैं बता रहा हूं और सूत्र आप इनके देख रहे हैं, ये आप कक्षा 9th में इनके सूत्र बनाने जान चुके हैं, है ना। एक बार अगर लेड नाइट PbNO3 का होल ट्वाइस, और जब हम लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो लेड नाइट्रेट भी 3 भागों में टूट जाता है, 3 अलग अलग यौगिकों में टूट जाता है। कौन कौन से? लेड ऑक्साइड यानी कि PbO प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 प्लस O2, इन 3 भागों में टूट जाता है। इक्वेशन को करते हैं बैलेंस। 2PbO, नाइट्रोजन कितनी है, 2 से 4 है, तो 4NO2 करना पड़ेगा यहां पर। अब देखते हैं बैलेंस हो गया। Pb 2 है, Pb इधर भी 2 है, नाइट्रोजन 2, ये और 2 गुना के 4 है, तो यहाँ पे 4 है। ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12 है यहाँ पर, तो 2 और 8 और 2 10 और 2 12, इक्वेशन होगी बैलेंस। ये है कौन? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, और ये है लेड ऑक्साइड। और ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये है ऑक्सीजन। तो आपने यहां पर देखा कि किस प्रकार से लेड नाइट्रेट, जो लगभग कलरलेस होता है ना, रंगहीन होता है प्राय, वो गर्म करने पर लेड ऑक्साइड जो कि पीले रंग में है, पीला रंग है, उस यौगिक में टूट रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में टूटा है और ऑक्सीजन में, और ये भूरे रंग की फ्यूम होती है, भूरे रंग की वाष्प। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो लेड नाइट्रेट गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट रहा है। लेड ऑक्साइड में टूट रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में टूट रहा है और ऑक्सीजन में टूट रहा है। तो इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ, ये भी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण बनता है। तो आपने देखा कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया में ऊष्मा के प्रभाव के कारण कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम अगली अभिक्रिया की तरफ आते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया में निश्चित रूप से भौतिक प्रभाव होगा, जो वो भौतिक डिस्टरबेंस होगा, वो क्या होगा, निश्चित रूप से वो विद्युत होगी। तो देखिए विद्युत अपघटन की अभिक्रिया को देखते हैं। जब हम जल को एक वोल्टामीटर में कुछ जल ले लेते हैं हम उसमें, और थोड़ी सी उसमें अम्ल की बूंदें, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HNO3, कोई भी एसिड की कुछ बूंदें हम उसमें टपका देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि वो विद्युत का सुचालक बन जाए। ठीक, तो 2-3 बूंदे एसिड की टपकाने पर वो विद्युत का सुचालक हो जाता है, एसिडिक नेचर में आ जाता है। अब उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। वोल्टामीटर एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, और इनकी संबंध एक बैटरी से होता है जिसके द्वारा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो जब हम वोल्टामीटर में रख के जल के ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूट जाता है। बैलेंस करेंगे, 2H2O 2H2 प्लस O2, ये है लिक्विड, ये है गैस, ये भी है गैस। तो इस प्रकार से जब हम जल को विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
देखते हैं तो वह दो यौगिकों में टूट गया है, क्योंकि ये टूटना हाइड्रोजन गैस और ये है ऑक्सीजन गैस। ये जो टूटन हुई है ये किसके प्रभाव के कारण हुई है? विद्युत के प्रभाव के कारण हुई है। इस कारण से ये विद्युत अपघटन का उदाहरण है। विद्युत के प्रभाव के कारण जब कोई यौगिक एक से अधिक भागों में टूट जाता है उसे हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही नमक NaCl के विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह भी सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है। 2NaCl 2Na, ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड नमक होता है बच्चों। ये भी हमें, ये सब विद्युत जो क्रियाएं हैं, विद्युत प्रवाहित करने वाली क्रियाएं वोल्टामीटर में ही की जाती हैं। विद्युत का मतलब विद्युत धारा। यह है सोडियम धातु और यह है क्लोरीन। और आप आगे जानेंगे कि इस विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उपयोग जो है शुद्ध रूप से धातुओं को प्राप्त करने के लिए बहुतायत से किया जाता है। तो यानी विद्युत के प्रभाव के कारण हमने किसी यौगिक को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ दिया तो ये क्रिया कहलाई विद्युत अपघटन। ऊपर हमने पानी के केस में देखा था और इसमें देखा सोडियम क्लोराइड के केस में। आप इस क्रिया को अगर थोड़ी सावधानी करें तो आप घर पे भी कर सकते हैं। घर पे अपना वोल्टामीटर बना सकते हैं और उसमें अभिक्रिया संपन्न कर सकते हैं, है ना। तो इसका तीसरा प्रभाव देखते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश के कारण किसी यौगिक को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देती हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तीसरा उदाहरण था प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं। जैसे देखा सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है कुछ देर के लिए तो ये बच्चों Ag प्लस क्लोरीन में टूट जाता है। 2AgCl 2Ag प्लस Cl2। Ag का मतलब सिल्वर और सिल्वर आपको पता है ग्रेइश व्हाइट होती है, ग्रे सफेद, है ना। और क्लोरीन जो है हरी पीली रंग की गैस है, हरी पीली, और ये व्हाइट होता है, सफेद होता है ये। और सिल्वर तो है ग्रे व्हाइट, ग्रे सफेद, यानी चमकीला है सिल्वर। तो ये एक यौगिक आपने देखा सूर्य के प्रकाश में ही है, चाहे सूर्य का प्रकाश हो चाहे प्रकाश होना चाहिए। इसे सूर्य का प्रकाश तो हम सामान्यतः लेते हैं, ये प्रकाश बल्ब का भी हो सकता है, तब भी ये कार्य हो सकता है। तो यानी प्रकाश के प्रभाव के कारण जब कोई यौगिक एक से अधिक भागों में टूट जाता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण आपने सिल्वर क्लोराइड का देखा, ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड का है। जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को भी सूर्य के प्रकाश में या प्रकाश में रखते हैं AgBr को, तो ये भी प्रकाश के प्रभाव के कारण सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, Br2। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड टूट गया है प्रकाश के कारण सिल्वर में यानी चांदी में एंड ब्रोमीन में, ब्रोमीन गैस में। इस प्रकार से प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं। तो तीन प्रकार की अपघटन अभिक्रिया आपने देखी, ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। एक अपघटन अभिक्रिया आपकी आंतों में भी होती है, आहार नाल में भी होती है। आपने देखा था कि जब आप पाचन करते हैं, भोजन खाते हैं, तो भोजन खाने के बाद वो भोजन किस किस में टूट जाता है? वो भोजन टूट जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, वो भोजन टूट जाता है एमिनो अम्ल में, वो भोजन टूट जाता है वसीय अम्ल में और ग्लिसरीन में, वो अम्ल टूट जाता है न्यूक्लियोटाइड्स में। तो इस प्रकार से एक पदार्थ अलग अलग भागों में टूट रहा है, तो हमारी आंतों में भी, हमारी आहार नाल में भी जो पाचन अभिक्रिया है वो एक प्रकार की जल अपघटन अभिक्रिया, एक अपघटन अभिक्रिया है, जिसमें हमारा भोजन जो है
अलग अलग यौगिकों में टूट जाता है। तो मैं समझता हूं आपको अपघटन अभिक्रिया के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इससे पहले योगात्मक अभिक्रिया हमने आपको पढ़ाई थी, तो आपने देखा कि अपघटन अभिक्रिया किस प्रकार से योगात्मक अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी, तो आप अपना प्यार दिखाइएगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जिसमें हम तीसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ेंगे। धन्यवाद।